जब दुनिया भारत के विश्व अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने की बात करती है, तो ज्यादातर ध्यान इसके बड़े बाजार, नए बिजनेस यानी स्टार्टअप की ताकत और युवा आबादी के फायदे पर दिया जाता है। लेकिन सुर्खियों के नीचे एक शांत और ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। भारत दुनिया के 50% से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी जीसीसी की मेजबानी करता है, जहां 21 लाख पेशेवर कार्यरत हैं। ये सिर्फ सस्ता काम करवाने यानी कॉस्ट आर्बिट्राज की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि भारत ने कैसे अपनी दूरदर्शिता, अच्छी प्रतिभा और सुधारों के जरिए खुद को दुनिया भर की कंपनियों के लिए नवाचार यानी कि इनोवेशन का मुख्य आधार बनाया है। लेकिन ये कहानी थोड़ी उलझी हुई भी है। जहां बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे भारत के बड़े हिस्से सिर्फ मजदूर भेजने वाले राज्य बनकर रह गए हैं। वे उस विकास की लहर से कटे हुए हैं जिसे बनाए रखने में वे मदद करते हैं। भारत की जीसीसी क्रांति को समझने का मतलब है उसकी संभावनाओं और उसकी असमानता दोनों को समझना। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिन्हें पहले कैप्टिव या ग्लोबल इन हाउस सेंटर कहा जाता था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी विदेशी शाखाएं होती हैं। 2000 के दशक की शुरुआत के बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के विपरीत, जो सिर्फ सामान्य काम करते थे, आज के जीसीसी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बनाना, उत्पाद डिजाइन करना, साइबर सुरक्षा, वित्तीय इंजीनियरिंग, डिजिटल बदलाव और अनुसंधान एवं विकास। अब भारत में 2000 से ज्यादा जीसीसी हैं, जिनमें 21 लाख पेशेवर काम करते हैं। ईवाई इंडिया के अनुसार ये हर साल अर्थव्यवस्था में 50 अरब डॉलर से ज्यादा का योगदान देते हैं और उम्मीद है कि 2030 तक ये 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। फार्मा से लेकर रिटेल तक, वित्त से लेकर एरोस्पेस तक, सभी सेक्टर भारत में अपनी महत्वपूर्ण यूनिट्स बना रहे हैं। तो आइए जानें कि नेहरू से नारायण मूर्ति तक भारत जीसीसी के लिए कैसे तैयार हुआ। भारत का जीसीसी में इतना आगे बढ़ना रातों रात नहीं हुआ। ये 1947 से चले आ रहे दूरदर्शी फैसलों का नतीजा है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विज्ञान और शिक्षा पर जोर देने से भारत को IISc, IIT, HAL, इसरो और CSIR जैसे संस्थान मिले। अंग्रेजी भाषा को हटाने के बजाय इसे उच्च शिक्षा और व्यापार की भाषा के रूप में बनाए रखा गया, जो एक समझदारी भरा कदम था। इसने भारतीय प्रतिभा को वैश्विक बाजारों से जोड़ा। 1980 के दशक में राजीव गांधी ने भारत की पहली आईटी नीति को बढ़ावा दिया, जबकि नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, टाटा और शिव नाडर जैसे उद्यमियों ने तकनीकी उद्योग की नींव रखी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के तहत हुए उदारीकरण ने भारत को विदेशी निवेश और तकनीकी निवेश के लिए खोल दिया। बेंगलुरु इकोसिस्टम की तैयारी, राज्य की नीतियों और वैश्विक निवेशकों के भरोसे के मेल से भारत की सिलिकॉन वैली बन गया। आज भारत जीसीसी के लिए एकदम सही मिश्रण प्रदान करता है। अंग्रेजी बोलने वाली स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, कार्यबल की विशाल संख्या, संस्थागत स्थिरता, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और शहरी तकनीकी इकोसिस्टम, ये अंग्रेजी बोलने की क्षमता, वैज्ञानिक अनुशासन और उद्यमी बनने की इच्छा के दम पर बना है। अंग्रेजी और विज्ञान भारत के आधुनिक मंदिर। आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजी और विज्ञान पर दो बड़े दांव लगाए। ये औपनिवेशिक विरासत नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारतीय महत्वाकांक्षा की नींव थे। अंग्रेजी कोड, व्यापार और वैश्विक सहयोग की भाषा बन गई। इसने भारतीय पेशेवरों को वैश्विक ग्राहकों और टीमों के साथ आसानी से जुड़ने में मदद की। विज्ञान आत्मनिर्भरता का इंजन बन गया। अंतरिक्ष खोज से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक भारत के वैज्ञानिक संस्थानों ने नवाचार और तर्क संगत सोच की संस्कृति विकसित की। इन दो स्तंभों ने एक विश्व स्तर पर रोजगार योग्य कार्यबल बनाया, जो अब दुनिया के जीसीसी को चलाता है, जैसे नोवो नॉर्डिस्क के फार्मा बैकएंड से लेकर बेंगलुरु में गोल्डमैन सैक्स के एनालिटिक्स डिवीजन तक। इसलिए अंग्रेजी विरोधी राजनीति में कोई भी वृद्धि या वैज्ञानिक सोच का अवमूल्यन केवल सांस्कृतिक पिछड़ापन नहीं है, बल्कि ये आर्थिक आत्महत्या है। टियर 2 शहरों का उदय। टियर 2 शहरों से तात्पर्य भारत में उन शहरों से है जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच है। बेंगलुरु और पुणे जैसे बड़े केंद्र लगभग पूरी तरह भर चुके हैं। इसलिए जीसीसी अब कोयम्बटूर, जयपुर, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, वडोदरा और इंदौर जैसे टियर 2 शहरों में फैल रहे हैं और ये शहर प्रदान करते हैं कम किराया और संचालन लागत, बढ़ती हुई इंजीनियरिंग प्रतिभा,
राज्य सरकार से प्रोत्साहन, ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन, लक्ष्य के अनुरूप ग्रीन सर्टिफाइड कार्यालय स्थान, CBRE और टीम लीज के अनुसार ये शहर GCC के विस्तार के हब एंड स्पोक मॉडल में महत्वपूर्ण बन रहे हैं। उदाहरण के लिए कोयम्बटूर इंजीनियरिंग सेवाओं में रुचि देख रहा है, जबकि इंदौर IT और फिनटेक बैकएंड में उभर रहा है। फिर भी ये विस्तार भी चुनिंदा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े घनी आबादी वाले राज्य छूट रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानें। यूपी, बिहार, MP, राजस्थान यानी बीमारू राज्य अभी भी GCC साम्राज्य की मानव पूंजी कॉलोनी है। बीमारू शब्द 1980 के दशक में जनसांख्यिकी विशेषज्ञ आशीष बोस द्वारा उन राज्यों को संदर्भित करने के लिए दिया गया था जो भारत के समग्र विकास में पिछड़ रहे थे। भारत की 1/3 आबादी का घर होने के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश GCC विकास के मुख्य मानचित्र से बाहर है। उनकी प्रासंगिकता प्रतिभा उपलब्ध कराना और कुछ नहीं। हर साल लाखों लोग इन राज्यों से IIT, NIT और निजी तकनीकी कॉलेजों में जाते हैं, फिर स्थायी रूप से बेंगलुरु, गुरुग्राम और पुणे जैसे शहरों में चले जाते हैं। ये राज्य सिर्फ मानव शक्ति भेजने वाले बन गए हैं। इनके अपने शहरी इकोसिस्टम उस प्रतिभा को बनाए रखने या अवशोषित करने में असमर्थ हैं जो वे पैदा करते हैं। GCC को केवल मानव संसाधन से बढ़कर कुछ चाहिए, जैसे शहरी बुनियादी ढांचा जैसे अच्छी सड़कें, बिजली, वैश्विक हवाई अड्डे तक पहुंच, व्यवसाय करने में आसानी यानी कम लाल फीताशाही, सरकारी नीतियों का समर्थन, प्रतिभा को रोककर रखने वाले इकोसिस्टम। इन क्षेत्रों में किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा नजरिया, क्षमता या निरंतरता नहीं दिखाई है जो उस तरह के प्लग एंड प्ले यानी तुरंत काम शुरू कर देने वाले विश्व स्तर पर आत्मविश्वासी इकोसिस्टम बना सके, जिनकी GCC को जरूरत है। इस प्रकार इन राज्यों के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग डेनमार्क, जर्मनी या न्यूयॉर्क में नवाचार को शक्ति देते हैं, लेकिन लखनऊ या पटना में नहीं। GCC बनाम BPO, भारतीय सेवाओं में एक रणनीतिक बदलाव। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की पिछली लहर से अलग समझना जरूरी है। ये बदलाव बहुत अहम है क्योंकि GCC ने वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को बेहतर बनाया है। भारत अब दुनिया का बैक ऑफिस यानी सिर्फ सहायक काम करने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया का थिंक टैंक यानी कि विचार करने वाला केंद्र, लैब यानी अनुसंधान करने वाला स्थान और कंट्रोल टॉवर यानी मुख्य नियंत्रण केंद्र है। जोखिम और आगे का रास्ता। भारत के इस क्षेत्र में इतने दबदबे के बावजूद उसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे कि डिजिटल कौशल अंतर। कई इंजीनियरिंग स्नातकों में अभी भी उद्योग कौशल की कमी है, खासकर AI, ML और डेटा एनालिटिक्स में। शहरी संतृप्ति यानी सैचुरेशन। बेंगलुरु और हैदराबाद बढ़ती लागत, प्रदूषण और बुनियादी ढांचे के तनाव का सामना कर रहे हैं। वैश्विक संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म। पश्चिमी देशों में वीजा प्रतिबंध और स्थानीय भर्ती कोटा ऑफशोर मॉडल को प्रभावित कर सकते हैं। भाषाई राष्ट्रवाद यानी लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। क्षेत्रीय भाषाओं के पक्ष में अंग्रेजी को दरकिनार करने के कदम भारत की अद्वितीय वैश्विक बढ़त को कमजोर कर सकते हैं। असमान विकास। उत्तरी और मध्य भारत का बहिष्कार न केवल अक्षम है, बल्कि सामाजिक रूप से अस्थिर भी है। भारत को क्या करने की जरूरत है? GCC क्षेत्र में अपना नेतृत्व बनाए रखने और विस्तार करने के लिए भारत को ये करना होगा। अंग्रेजी माध्यम की तकनीकी शिक्षा पर और जोर देना, खासकर Tier 2 और 3 शहरों में। अविकसित राज्यों में भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना। कौशल विकास को GCC की मांगों के अनुरूप ढालना। AI, साइबर सुरक्षा, R&D, डिजाइन थिंकिंग। वाराणसी, ग्वालियर और रांची जैसे स्थानों पर नवाचार केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाना। बौद्धिक संपदा सुरक्षा, SG अनुरूप कार्यस्थलों और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत की GCC यात्रा ग्लैमरस नहीं है। ये वायरल हेडलाइन या सिनेमाई दृश्यों के लिए नहीं बनी है, लेकिन ये आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। ये अंग्रेजी बोलने की क्षमता, वैज्ञानिक अनुशासन और उद्यमी बनने की इच्छा के दम पर बनी है। इसे उन शहरों ने चलाया है जिन्होंने बाहर की ओर देखा, और उन राज्य नीतियों ने चलाया जिन्होंने वैश्विक महत्वाकांक्षा का समर्थन किया, और इसे उस कार्यबल ने बनाए रखा है जो चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का दिमाग बन गया है। लेकिन भारत को सही मायने में ऊपर उठने के लिए इस लहर को दक्षिणी और पश्चिमी तकनीकी समूहों से आगे बढ़कर अपने हृदय क्षेत्र यानी हार्टलैंड की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाना होगा। तब तक GCC क्रांति
हालांकि शक्तिशाली है, अधूरी ही रहेगी। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।